पहले मैं निकला था अपने घर से। मुझे लग रहा था कि शायद देश में जो आंदोलन चल रहे हैं उससे पहले जो अन्ना हज़ारे का एक आंदोलन हुआ था, तो तब काफ़ी लोग निकले थे। मैं भी थोड़ा गया था देखने कि भाई क्या हो रहा है। उस समय तो 11वीं कक्षा में ही पढ़ रहा था। तो उस समय ये लग रहा था कि शायद देश में से भ्रष्टाचार जब ख़त्म हो जाएगा तो देश एक बहुत सुंदर जगह होगी रहने के लिए। तो भ्रष्टाचार देखा, आंदोलन ख़त्म हो गया, सब लोग अपने अपने घर चले गए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। देखने में पहले भी चीज़ें वैसी चल रही थी, बाद में हम निकले तो तब भी वैसी चल रही थी। कुछ समझ सा नहीं आया कि भाई कुछ परिवर्तन हो गया है। फिर बाद में जब ये चीज़ देखी कि भाई असलियत में ये जो सरकार बैठी हुई है इनके हाथ में ही कुछ नहीं है। जब हम बैंकों का मायाजाल जो एक किताब है, इस किताब के बारे में तो बाद में लिखी गई, लेकिन एक पहले प्रेजेंटेशन थी पूरी। तो इस प्रेजेंटेशन से ये समझ आया कि भाई कोई भी जो देश है या कोई भी जो एक सभ्यता है दुनिया के अंदर, कभी भी कितने भी हज़ारों सालों से आप पहले से ले लो या आज की ले लो, उस सभ्यता के मूल में एक अर्थव्यवस्था होती है। वो अर्थव्यवस्था ये निर्धारित करती है कि कौन आदमी क्या खाएगा, क्या पहनेगा या नहीं भी पहनेगा, नंगा घूमेगा, या भाई एक टाइम की रोटी खाएगा या 3 टाइम का भोजन करेगा। तो वो अर्थव्यवस्था ये निर्धारित कर देती है कि आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, आपका अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में कैसा व्यवहार रहेगा, वो अर्थव्यवस्था ये तक निर्धारित कर देती है। तो फिर ये समझ में आया कि भाई जब ये अर्थव्यवस्था इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है तो ये तो भाई सरकार के हाथ में होगी। जब थोड़ी सी और गहन चिंतन किया, उसमें और पढ़ा, तो ये समझ आया कि ये अर्थव्यवस्था सरकार के हाथ में ही नहीं है। ये अर्थव्यवस्था कुछ ऐसे लोगों के हाथ में है जो हमारे देश से बाहर बैठे हुए हैं। भाई हम तो ये सोचते थे कि हमारी जो भारत सरकार है ये हमारे लिए पैसे बनाती होगी और जितने पैसे की जरूरत पड़ती होगी उतने पैसे बना देती होगी कि भाई इस साल देश में ये काम होना है तो इतने पैसे बना के डाल दिए। लेकिन जब इस चीज़ को समझा तो ये समझ आया कि भाई अर्थव्यवस्था किसी और के हाथ में है, और जिसके हाथ में है उनका ये इतिहास है कि उन्होंने दुनिया के अंदर विश्व युद्ध करवाए हैं। अब हम तो ये सोचते थे जब पढ़ा बचपन में कि भाई विश्व युद्ध अपने आप हो गए थे, लेकिन अब जब थोड़ी सी समझ बनी है तो ये समझ आया कि दुनिया में कुछ भी अपने आप ऐसे ही नहीं होता। उसके पीछे कोई ना कोई जिम्मेदार व्यक्ति है, कोई ना कोई संगठन है, कोई संस्था है जो उस चीज़ को निश्चित कर रही है कि भाई दुनिया के अंदर विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा, या कितने लोग उसमें मरेंगे या बचेंगे, कितने हथियार उसमें इस्तेमाल होंगे या नहीं होंगे। तो इस तरीके से वो विश्व युद्ध निर्णय कर रहे थे वो लोग, उन्हीं के हाथ में आज हमारे देश की और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था है। अब अर्थव्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में कैसे ले ली? उन्होंने अपने हाथ में बैंकिंग व्यवस्था ले ली। आज हमारे देश में जितना भी पैसा बनता है, अगर आज यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उनके जेब में अगर 10 रुपये, 100 रुपये, 2000 रुपये, 500 रुपये पड़े हैं तो वो कभी किसी ने कर्जे पे लिए थे, कर्जे पे लिए थे। ऐसे समझिए कि कभी कोई बैंक के पास गया था कि भाई मुझे अपना घर लेना है या गाड़ी लेनी है तो मुझे पैसे दे दो, तो उसने, बैंक ने उस व्यक्ति को वो पैसे दिए थे, तब वो पैसा बाजार में आया, बाजार में आया, उसने खर्चा, घूमा, और आज वो आपकी जेब में पड़ा हुआ है। वो सरकार ने बना के नहीं डाला था, वो किसी ने कर्ज पे लिया तो आपकी जेब में आया है आज वो पैसा। इसीलिए आज जितना भी पैसा दुनिया में बनता है, देश में बनता है, वो सारा कर्ज पे बनता है। एक वेबसाइट है वर्ल्ड डेब्ट क्लॉक, आप लोग सर्च कीजिएगा, गूगल पर डाल के देखिएगा, अंग्रेजी का शब्द है वर्ल्ड डेब्ट क्लॉक। इस पे आप जाएंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कि भाई किस डेब्ट, वर्ल्ड की भाई WRLD, दुनिया, वर्ल्ड, डेब्ट माने कर्जा, DEBT, और क्लॉक CLOCK। इस पे आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि किस देश पे कितना कर्जा है, और उसके अंदर संख्या चलती रहती है, निरंतर बढ़ता रहता है। जैसे गाड़ी का मीटर आगे भागता है ना, इस तरीके से वो हर सेकंड बढ़ता रहता है, ऐसे बढ़ता रहता है। तो फिर ये देखा हमने कि भाई ये कर्जा ऐसे कौन दे रहा है, ये पैसा दे कौन रहा है ये। तो फिर इस व्यवस्था से समझ आया कि भाई कुछ लोगों के हाथ में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का सिस्टम है, और अर्थव्यवस्था वो ही सबको कर्ज पे दे रहे हैं। मान लीजिए ये एक सभा है, इस सभा के अंदर मैं थोड़ा सा दबंग आदमी हूं और मैंने कह दिया कि भाई इस सभा के लिए पैसे मैं छापूंगा और कोई नहीं छापेगा। यहाँ पर एक सरकार थी, सरकार के साथ सेटिंग करी, उस सरकार से बात कर ली कि भाई इस सभा के लिए पैसे मैं छापूंगा, और मैंने ही सब लोगों को, यहाँ पे मान लीजिए अगर 100 लोग बैठे हैं तो इन 100 लोगों को 100-100 रुपये मैंने दिए। उनके पास इससे पहले कोई पैसा नहीं था, इससे पहले कोई पैसा नहीं चल रहा था समाज में। सबसे पहले आके मैंने 100 लोगों को 100-100 रुपये दिए। उनको 100 रुपये इस बात पे दिए कि आप मुझे वचन दो कि 100 को एक साल बाद 110 करके लौटा दोगे।
सबने मुझे वचन दे दिया हाँ जी लौटा देंगे। लेकिन अब बात यहाँ पर यह आती है कि मैंने कुल मिला के 100 लोगों को अगर 100 रुपए दिए तो टोटल मैंने कितने रुपए दिए? 10,000। अब मैं मांग कितने रहा हूं? 11,000। तो क्या दुनिया में कभी भी ऐसा मुमकिन है कि आप लोग मुझे 11,000 करके लौटा दोगे? भाई जब मैंने दिए ही 10,000 है और उस 10,000 पे मेरे साइन है, मेरे हस्ताक्षर है, मेरे हस्ताक्षर हैं, आप कहीं जाली नहीं बना सकते। अगर जाली बनाए तो पुलिस है मेरे पास, पकड़वा दूंगा। मेरे हस्ताक्षर के मुझे 11,000 रुपए वापस चाहिए। अब आप दे तो पाओगे नहीं, मैं जानता हूं कभी नहीं दे पाओगे। फिर आपके बीच में चालू होगी एक चीज जिसे आज बोलते हैं कंपटीशन। कंपटीशन चालू होगा, जिसे आजकल कहते हैं ना भाई कंपटीशन बहुत है, प्रतिस्पर्धा बहुत है, कट थ्रोट कंपटीशन है, गला काट कंपटीशन है, वो आपके बीच में चालू होगा। आप बोलोगे यार मुझे भी अपने 100 का 110 करना है, वो बोलेगा मुझे भी अपने 100 का 110 करना है। दिन रात आप खटोगे अपने 100 का 110 करने के लिए। सुबह घर से 7 बजे निकलोगे, रात को घर में 9 बजे आके घुसोगे अपने 100 का 110 करने के लिए। ना बच्चों के लिए आपके पास समय है, ना समाज के लिए समय है, ना इस चीज के लिए समय बचेगा कि ये हमें इस व्यवस्था में डाल किसने दिया, ये सोचने के लिए भी आपके पास समय नहीं बचेगा। मैंने आपका सारा समय छीन लिया। तो ये जो 100 का 110 करने में आप जहां शुरू हुए, यहां से होता है कंपटीशन की शुरुआत। इसी से समाज की सारी दिक्कतें हैं, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो भुखमरी हो, चाहे वो किसी के पास पहनने को कपड़े ना हो, हर चीज के मूल में एक अर्थव्यवस्था है जो ये निर्धारित कर रही है कि कौन आदमी क्या खाएगा, कौन आदमी क्या पिएगा, कौन आदमी नग्न रहेगा या उसको वस्त्र मिलेंगे। तो इस व्यवस्था को अर्थव्यवस्था ने निश्चित कर लिया। एक अर्थव्यवस्था हमारे भारत की भी थी। जब अंग्रेज यहाँ पे आए उनसे पहले हमारे देश में एक अर्थव्यवस्था चल रही थी। उस अर्थव्यवस्था और इस अर्थव्यवस्था में बहुत अंतर था। आज की जो अर्थव्यवस्था है ये है कमाने के ऊपर कि भाई मैं कितना कमा लूं। लेकिन हमारी एक अर्थव्यवस्था थी जो भारत की अर्थव्यवस्था थी, जो गांव के अंदर चल रही थी, वो अर्थव्यवस्था थी खर्चने के ऊपर कि मुझसे कितना खर्च करवाया जाएगा, जिसे बोलते हैं व्यय प्रधान व्यवस्था। आज की अर्थव्यवस्था है आय प्रधान कि मैं कितना कमा लूं। जब पूरा समाज कमाने में लग जाता है ना तो किसी के पास कुछ नहीं बचता, सब अपना 110 करने में लगे हैं, मैं तुझसे छीन लूं तू मुझसे छीन ले, तो किसी के पास कुछ नहीं बचता, समाज में दरिद्रता फैलती है। लेकिन एक हमारी अर्थव्यवस्था थी, भारतीय अर्थव्यवस्था, जो व्यय प्रधान थी, जो देने के लिए थी। अगर आप हमारे देखो, हमारे पूर्वजों ने गांवों का निर्माण किया था, हमारे पूर्वजों ने कभी भी शहरों का निर्माण नहीं किया था। इसलिए आज भी आप देखते हैं कि भारत गांवों का ही देश है। आज भी इतने साल बाद भी क्यों हमारे लोगों ने शहर नहीं बनाए, क्यों हमारे लोगों ने लंबी लंबी बिल्डिंगें नहीं बनाई रहने के लिए लोगों के लिए? भाई उनके पास इंजीनियरिंग पूरी थी। आप दिल्ली में देखो कुतुब मीनार बना हुआ है, तो एक मकान के ऊपर एक मकान बनाना जानते थे, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना जानते थे, बहुत बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं पुराने। लेकिन उन्होंने कभी भी रहने के लिए लोगों के लिए इस तरीके से घर नहीं बनाए और कभी भी शहर नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? क्योंकि वो लोग जानते थे जो शहर की व्यवस्था है ये अपने आप में एक आसुरी व्यवस्था है, ये राक्षसी व्यवस्था है जो कि कई हजार गांवों को खत्म करके बनती है, एक नदी को नष्ट करके बनती है। आज जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वहां से जो भी नदी गुजर रही है वो नदी मर चुकी है। दिल्ली के अंदर यमुना नदी है, वो पूरी मर चुकी है नदी। उसी तरीके इसलिए हमारे लोगों ने कभी भी शहरों का निर्माण नहीं किया, गांवों का निर्माण किया। उस गांव के अंदर एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जो व्यय प्रधान थी, देने के लिए बनाई गई थी। और उस अर्थव्यवस्था में गांव खाता था, पूरा गांव खाता था। इसीलिए हमारे यहाँ पे ये बात चलती थी कि अतिथि देवो भव। जिस समाज के पास खाने पीने की कोई कमी नहीं होती उसी समाज में इसी तरीके की कहावतें बनती हैं, अतिथि देवो भव। अंग्रेजों के यहाँ क्यों नहीं बन गई? खाने को ही कुछ नहीं था, जो मिलता था दूसरे का छीन लेते थे। उनके यहाँ ये नहीं बनी व्यवस्था, हमारे यहाँ ये व्यवस्था बनी कि मेहमान आएगा तो खा के जाएगा। ये जो चाय पानी का सिस्टम चल गया ये तो आज चल गया है कि मेहमान आया तो चाय पिला के भेज दिया। आज से कुछ समय पहले तक, 20 साल पहले तक, 15 साल पहले तक ये व्यवस्था थी, घर में मेहमान आया तो खा के ही जाएगा। तो ये खिला कौन रहा है? किसके अंदर क्षमता है खिलाने की? उसके अंदर क्षमता है जिसके पास अपने खाने के लिए भरपूर है। तो ये जो व्यवस्था बनाई गई थी ये बनाई गई थी व्यय प्रधान व्यवस्था, जिसके अंदर हम देने के लिए बनाते थे चीजें। गांव के अंदर हमारे 18 कारीगर हुआ करते थे। भाई कुम्हार है, सुनार है, बढ़ई है, चर्मकार है, सुथार है। आज लोगों ने इसे जाति का नाम दिया है, लेकिन किसी समय पे ये थी ज्ञातियां। कौन किस चीज का ज्ञाता है? भाई मैं अगर सुनारी जानता हूँ, या मैं अगर लोहारी जानता हूँ, या मैं कुम्हारी जानता हूँ, तो मैं उसका ज्ञाता हूँ, मैं उसका जानकार हूँ।
तो जितनी हमारी ज्ञातियां थी, इसका मतलब आप ये समझिए जितनी ज्ञातियां थी उतना रोजगार था गांव के अंदर, उतना रोजगार था। आज आप जो सुनते हैं कि भाई ये कभी ये लोग लोहार थे, तो इसका मतलब आप ये समझिए उसको रोजगार था, 100% रोजगार था उस गांव की व्यवस्था के अंदर, जितनी हमारी ज्ञातियां थी। तो वो जो 18 हमारी ज्ञातियां हुआ करती थी, उनका एक एक्सचेंज का बहुत सुंदर सिस्टम बनाया गया था, जिसके अंदर लोग देने के लिए अपना सामान बनाते थे। उसे हम बार्टर सिस्टम नहीं कहेंगे, उसे हम वो दूसरा सिस्टम था जिसके अंदर पैसा भी नहीं चलता था। हमारे समाज के अंदर पैसा नहीं चलवाया गया था, हमारे समाज के अंदर देने के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई थी। वो एक बहुत लंबा विषय है, लेकिन बात यह है कि हमारे पूर्वजों ने एक चीज़ देखी कि भाई अगर ये व्यवस्थाएं चलनी है और निरंतर कई हजार साल तक चलनी है, तो इनको चलाए रखने के लिए कुछ ऐसे लोगों को गांव में से निकाल के हमेशा रखना पड़ेगा, जो लोग इस व्यवस्था को देखते रहें कि भाई ये ऐसी ही चलती रहें। तो उसके लिए हमारे लोगों ने बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको दान के ऊपर पाला था कि भैया आप दान लेके ही खाएंगे, आप अपने पेट के लिए नहीं कमाएंगे, आप दान लेके समाज की व्यवस्थाओं के ऊपर चिंतन करेंगे। तो आज से लगभग 2500 साल पहले शंकराचार्य हुए। शंकराचार्य ने पूरे देश को घूमा और उसके बाद व्यवस्थाएं देखी, फिर उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि भाई अगर ये व्यवस्थाएं ऐसी की ऐसी चलती रहें अगले आने वाले 2000 साल 3000 साल तक, तो उसके लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया। सिस्टम क्या बनाया शंकराचार्य ने? शंकराचार्य ने एक सिस्टम बनाया कि भाई 20 गांव हैं अगर, तो 20 गांव पे एक सन्यासी को निकाला, एक सन्यासी को निकाला। सन्यासी को क्यों निकाला? क्योंकि भाई उस समय बाइक वाइक तो थी नहीं, गाड़ी तो थी नहीं, तो अगर एक सन्यासी को 20 गांव में घूमना है, देखना है, तो उसके लिए तो उसे सन्यासी ही बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपने घर में नहीं रह सकता, अपनी धर्मपत्नी को समय नहीं दे सकता, तो विवाह का कोई मतलब नहीं है। फिर आज कोई अपनी धर्मपत्नी को समय नहीं दे पा रहे हैं, लोग दिन भर नौकरियों में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, तो हमारे यहाँ ये मानना था भाई जो व्यक्ति अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा उसको विवाह करने का कोई मतलब नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने सन्यासी निकाले कि भाई 20 गांव के ऊपर एक सन्यासी निकाला जाएगा, जो उन 20 गांव की व्यवस्थाओं को बस देखेगा कि भाई गांव में क्या व्यवस्था चल रही है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो दुनिया के अंदर शासन करने वाला है और उसका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसी व्यवस्था गांव के अंदर आ गई है। तो जो व्यक्ति निरंतर रोजगार में नहीं रहता वो दूर से रह के देख सकता है चीज़ों को। जैसे हम लोग हैं यहाँ पे, हम लोग बाहर से इस व्यवस्था को देख पा रहे हैं इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति को एक 20 गांव के ऊपर एक सन्यासी को निकाला शंकराचार्य ने। ऐसे 20 सन्यासियों के ऊपर एक पीठ का निर्माण, मठ का निर्माण किया। हमारे भारत के अंदर बहुत सारे मठ थे। आप ऐसे समझिए अगर 20 सन्यासी माने 400 गांव के आसपास हो गई बात। 400 गांव मतलब 400 गांव एक डिस्ट्रिक्ट का, एक जिले का हेडक्वार्टर, कि भाई ये जो 20 सन्यासी हैं ये उस जिले में आके वहां पर ये बताएंगे कि भाई ये व्यवस्था चल रही है, डिस्कशन होगा, बातचीत होगी। अब ऐसे कई सारे पीठों के ऊपर एक मठ का निर्माण किया। बस मैं खत्म कर रहा हूँ। एक मठ का निर्माण किया, तो एक ये व्यवस्था का निर्माण किया और इन 20 सन्यासियों की जिम्मेदारी थी समाज के ऊपर। इन 20 सन्यासियों को खिलाना था समाज को इनको पालना था। तो आज वही स्थिति है भारत। आज उनकी जिम्मेदारी उठाए कि भाई हम इसको पालेंगे और तू देश के लिए निकल, तू देश के लिए अपना पूरा समय दे, तुझे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे अपना पेट पालने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे अगर देश में घूमना है तो हम तेरी जिम्मेदारी उठाएंगे। तो आज हम मैं यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ कि भाई हम कितने ऐसे लोग हैं जो भाई हम ऐसे अपने युवाओं की जिम्मेदारी ले पाएंगे? भाई कितने ऐसे गांव हैं? क्या एक जिला 2 नौजवानों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता क्या? कि 2 नौजवान उस पूरे जिले की जिम्मेदारी लेंगे और उस पूरे जिले में से लोगों को अपने साथ संगठित करेंगे ताकि एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा सके। क्योंकि इस व्यवस्था के विरुद्ध ये एक बहुत संगठित व्यवस्था है। इन लोगों ने जो शासन किया है ये ऐसा ही नहीं है कि अपने आप होता चला गया, एक बहुत बड़ी व्यवस्था का निर्माण किया। उसके बाद आज वो व्यवस्था हमारे गांव-गांव तक पहुंच गई है, गांव-गांव में जहर पहुंच गया है, बच्चे जहर खा रहे हैं हमारे। तो उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए, उसको टक्कर देने के लिए हमें अपनी एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी और उस व्यवस्था को बनाने के लिए हमें ऐसे नौजवान निकालने पड़ेंगे जैसे भगत क्रांतिकारी की जरूरत है। पेशेवर, मतलब उसका पेशा ही क्रांति है, उसका और कोई पेशा नहीं है। तो वो पेशेवर क्रांतिकारी कैसे निकलेंगे? अगर वो अपने पेट की नौकरी करने चला गया तो वो करेगा क्या? फिर 9 से 5 की अगर नौकरी करेगा तो समाज के लिए समय कहाँ देगा? लोगों को संगठित कब करेगा? तो उसके लिए हमें पेशेवर क्रांतिकारी की जरूरत है। और आज जरूरत है कि समाज उन पेशेवर क्रांतिकारियों की जिम्मेदारी ले कि भाई हम पूरा जिला इन 2 लड़कों की जिम्मेदारी लेते हैं, इनको भूखा नहीं मरने देंगे। भले ही हम भूखे मर जाएं, भले ही हमें अपने 3 टाइम के भोजन में से 1 समय का भोजन कम करना पड़े, लेकिन ये लड़के जीवित रहेंगे क्योंकि ये देश के लिए निकले हुए हैं और ये हमारे समाज को खड़ा करेंगे एक बड़ी लड़ाई के लिए।
तो आज उसकी आवश्यकता है। हमें वो व्यवस्था समझनी पड़ेगी कि हमारे पूर्वजों ने कैसे व्यवस्थाएं बनाई थी समाज को बरा वैसा ही रखने के लिए जैसा वो चलता रहे, प्रकृति को वैसा ही संयोजित रखने के लिए जैसी वो है हज़ारों सालों से, लाखों सालों से, उसके लिए व्यवस्थाएं बनाई थी। आज ज़रूरत है वो व्यवस्था बनाने की।